नमस्कार, एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप खान। कोरोना वायरस के चलते रोज़ाना दुनिया भर में हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। इन मौत के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निपटाने में, उनको जलाने में, दफनाने में दुनिया भर के कई मुल्कों में इतनी परेशानी हो रही है कि उसका आज हम स्केल क्या है, कितने बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ें घट रही है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। आज मैं समझाऊंगा कि डेड बॉडीज़ के जो अंतिम संस्कार होता है उसके पारंपरिक तौर तरीके जो अब तक थे, दुनिया के कई मुल्कों में किस तरह वो सारे तौर तरीके बदल गए और दुनिया के कई सारे देशों में अभी इन डेड बॉडीज़ का जो निपटारा है, जो उनका फ्यूनरल है, इन सब को लेकर सरकारें कितनी तैयारी कर रही है, क्या कई जगहों पे किस तरह के मास स्केल के जो आप कह सकते हैं सामूहिक कब्रगाह, इस तरह का निर्माण होना शुरू हुआ है। अभी मैं आपको अमेरिका से शुरू करता हूं जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। इसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ब्राज़ील की, यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की, साथ ही यूक्रेन और इटली की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर किस तरह की स्थितियां, विकट परिस्थिति पैदा हो गई है और लोगों के लिए, परिजनों के लिए, अपने जो सबसे परिवार के प्रिय लोग हैं उनको जलाने दफनाने में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले हम न्यूयॉर्क शहर से शुरू करते हैं जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है। न्यूयॉर्क शहर में, जो न्यूयॉर्क सिटी है, उसके बगल में एक आइलैंड है जिसको हार्ट आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड लंबे आकार का आइलैंड है जो महासागर में मौजूद है और शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पे है। इस आइलैंड की कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है, मैं इसका इतिहास के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि अभी हो क्या रहा है वहाँ पे। न्यूयॉर्क में जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक हज़ारों लोगों की जान कोविड-19 के चलते जा चुकी है। लोग रोज़ाना लगभग 700 के औसतन, अगर हम मान लें, 700-800 मौतें रोज़ाना वहाँ पर हो रही हैं न्यूयॉर्क शहर में। इसके चलते हो क्या रहा है कि जो वहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो कब्रगाह थे, जहाँ पर लोगों को दफनाने की परंपरा थी, जो प्राइवेट है या फिर म्यूनिसिपैलिटी का है, वहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी पहले से बैकलॉग हो गए हैं कि लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है। अब वहाँ पर जो हार्ट आइलैंड की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है क्योंकि हार्ट आइलैंड में जो मैंने बताया कि एक लंबा सा आइलैंड है जो लगभग 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ आइलैंड है। इस आइलैंड का लगभग आधा किलोमीटर हिस्सा सिर्फ कब्रगाह में इसको तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आमतौर पे शुरू से ही लगभग 1869 से यहाँ पर लाशों को दफनाने का सिलसिला चल रहा है, अमेरिकन सिविल वॉर के ज़माने से। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर लावारिस लाशों को दफनाया जाता है या फिर जो नवजात शिशु होते हैं उनको यहाँ दफनाया जाता है। यहाँ पर जो औसतन हर हफ्ते, अगर बात करें जो सामान्य दिन होते हैं, वहाँ पर हर हफ्ते लगभग 25 ऐसे मृतकों की लाश का वहाँ पर दफनाने का काम किया जाता है। उसके बगल में एक जेल है, रिकर्स आइलैंड का जेल, जो न्यूयॉर्क शहर का, न्यूयॉर्क प्रांत का सबसे बड़ा जेल है। अभी हाल के दिनों में ये खबर आई थी कि रिकर्स जेल में, रिकर आइलैंड का जो जेल है, वहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया। ये खबर आपने अगर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि उसके बाद जेल से कई सारे सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया गया, जमानत पर छोड़ दिया गया या फिर पैरोल पर छोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, न्यूयॉर्क के मेयर ने यह बयान दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकर्स आइलैंड के जेल की जो संख्या है, कैदियों की संख्या, वो बहुत कम हो गई है। अब मैं रिकर्स आइलैंड का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये जो हार्ट आइलैंड में ये जो लावारिस लाशों को दफनाने का सिलसिला है, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो रिकर्स आइलैंड के कैदी के कंधे पे है। वहीं के कैदी इन मृतकों के लाश को दफनाने के लिए कब्र खोदते हैं और जितने भी काम होते हैं, ताबूत में भरना, फिर सारा काम ये कैदियों के कंधे पे होता है। प्रति घंटे उनको $0.5 का भुगतान होता है, जो औसतन पर एक हफ्ते में वहाँ पर इस तरह की 25 लाशें आती थी और इन लाशों को ये कैदी मिलकर दफनाने का काम करते थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस के बाद वहाँ पर ये संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं अभी सिर्फ लावारिस लाशों की बात कर रहा हूँ जिन पे कोई, माफ़ कीजिएगा, जिन पे कोई क्लेम करने वाला नहीं होता, जिनका कोई इमीडिएट कीन एंड कीथ नहीं होता, जिनका कोई एकदम बिल्कुल करीबी कोई परिजन नहीं होता है। न्यूयॉर्क शहर में नियम है कि, आमतौर पे नियम है कि अगर किसी लाश को अगर अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है, अगर 30 दिनों के भीतर किसी ने क्लेम नहीं किया तो उस लाश को लावारिस मान लिया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में ये कानून भी बदल दिया गया। अब कानून बदल के ये कर दिया गया कि अगर 14 दिन के भीतर किसी ने क्लेम नहीं किया तो उस लाश को लावारिस मान लिया जाएगा। इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया, ये नियम क्यों बदला गया।
तो ये जो मैं बता रहा था कि हफ्ते में लगभग 25 लाशों को दफनाने का वहां पर सिलसिला लगातार आम दिनों में चलता रहता है। अभी ये रोजाना 25 लाश हो गए हैं। और अभी पहले हफ्ते में एक दिन ये काम होता था। आमतौर पे एक ही दिन में सारी लाशों को दफनाया जाता था। अभी हफ्ते में 5 दिन ये काम चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से ये काम चल रहा है। चूंकि रिकर्स आइलैंड में कैदियों की संख्या कम पड़ गई है, इसलिए इन लाशों को सही तरीके से इज्जत के तरीके से सम्मान पूर्वक दफनाने का जो काम होता है उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब जाके न्यूयॉर्क शहर के जो प्रशासन है उसने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट ठेकेदार है, उनके साथ भी करार किया है। तो अब ये दोनों मिलके रिकर्स आइलैंड के कैदी भी और जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, ये लोग सब मिलके वहां पर दफनाने का काम करने में जुटे हैं। मुर्दा घर में जो लाश को रखने की जो क्षमता है वो क्षमता कम पड़ने लगी है। इसी वजह से अब हफ्ते में 5 दिन उसको दफनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी वजह से जो पहले लावारिशों को चिन्हित करने का नियम 30 दिन था, उसको घटा के 14 दिन कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में रिकर्स आइलैंड के बारे में बताता हूं और यह भी बताऊंगा कि अभी आमतौर पर जितने लाशों को वहां पर दफनाया जा रहा है, उन लाशों में सारी जो शव हैं वो शव सारे लावारिश नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि जिनके परिजन भी हैं वो भी वहां पर हार्ट आइलैंड में दफनाने के लिए सरकार को वो शव दे रहे हैं, लाश दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जिस तरह लोगों का रोजगार छिना है, जितने आर्थिक तंगी बढ़ी है लोगों के बीच, उस वजह से जो फ्यूनरल का खर्चा है कई लोग वो वहन करने में सक्षम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एक लाश को मुर्दा घर से ले जाने से लेकर कॉफिन खरीदने यानी कफन खरीदने से लेकर ताबूत खरीदने से लेकर और जो प्रोसेशन में लोग जमा होते हैं उसमें औसतन $8,000 का खर्चा होता है। लेकिन जो अभी हार्ट आइलैंड में जो दफनाया जा रहा है लोगों को, उसमें उसका खर्चा सरकार वहन करती है। और ये हार्ट आइलैंड की मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 अप्रैल को जहां से ये कहानी शुरू हुई, 2 अप्रैल को एक ड्रोन इमेज, ऊपर से टॉप एंगल इमेज थी, ये वायरल हुई, दुनिया भर में वायरल हुई। इसमें ये पता चला कि कुछ लोग वहां पर कब्र खोद रहे हैं। वो कब्र एक लोगों का नहीं था, वो कब्र 2 लोगों का नहीं था, बल्कि सामूहिक कब्र खोदे जा रहे थे जिसमें कि एक साथ 100-200 लोगों को एक साथ दफनाया जा सके। तो अभी इसलिए हार्ट आइलैंड के बारे में लगातार ये चर्चा चल रही है और ये बात उठ रही है कि न्यूयॉर्क में क्या हालात इतने भयावह हो गए हैं कि एक व्यक्ति को, जो ये कहा जाता है आमतौर पर कि 5 फीट 5 गज जमीन मुहैया होना, क्या 5 गज जमीन भी मुहैया नहीं हो रहा है? क्या अलग अलग जो कब्र है वो खोदने, वो अलग अलग कब्र भी नसीब नहीं हो रहा है लोगों को? तो सच्चाई यही है कि अभी जिस तादाद में, जितने बड़े स्केल में वहां पर लोगों की मौत हो रही है, उन मौतों के बाद वहां पर सामूहिक कब्रगाह ही एकमात्र विकल्प बचा है। और सरकार अब लगातार ऐसे लोगों को जैसे पूछती है अस्पताल में, क्या आप सिटी फ्यूनरल करवाना चाहते हैं या आप निजी तौर पर फ्यूनरल करवाना चाहते हैं? सिटी फ्यूनरल का मतलब होता है कि उसका जो फ्यूनरल है, उसका जो अंतिम संस्कार है, वो सरकार अपने खर्चे से, अपने तरीके से इसी हार्ट आइलैंड पे करवाएगी। और अभी वो जो जितना फ्यूनरल हो रहा है उसमें कोई इकलौता कब्र नहीं खोदे जा रहे हैं, सामूहिक कब्रगाह में उन सबको एक साथ दफन किया जा रहा है। ये जो हार्ट आइलैंड है इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1869 का जब मैंने जिक्र किया कि उस समय से यहाँ पर ये इस तरह के फ्यूनरल का काम चालू है, माना जा रहा है कि उस आधे किलोमीटर के दरमियान अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को बीते 110 साल में, 150 साल में दफनाया जा चुका है। यहां पर जो शुरुआती दिनों से लेकर अमेरिकी सिविल वॉर से लेकर और अब तक अमेरिका में जितने, जब मास किलिंग की बात आई, चाहे सिविल वॉर में हो, चाहे वो 1918-20 का जो स्पेनिश फ्लू महामारी था जिसने दुनिया भर में 5 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर, और कई लोग तो बताते हैं कि 25 लाख से 50 लाख लोग मारे गए थे। उस दौर में जब ये महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी थी, तो उस दौर में भी 1918 से 20 के दरमियान न्यूयॉर्क शहर में जितने बड़े स्तर पर लोगों की मौत हुई, तो उन सबको सामूहिक कब्रगाह में इसी तरह दफनाया गया था जिस तरह अभी कोरोना वायरस के दौर में दफनाया जा रहा है। उसी तरह 1991 से 94-95 के बीच में महामारी का रूप अख्तियार कर लिया था। तो एड्स से मरने वाले जब लोगों की संख्या न्यूयॉर्क शहर में लगातार बढ़ती जा रही थी, तो उसका ठिकाना, ऐसे लोगों के की लाशों का ठिकाना यही हार्ट आइलैंड था। 1994 में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो सामूहिक कब्रगाह, जो मास स्केल पे फ्यूनरल की बात है,
उसको एक डिजाइन के तौर पर बनाया गया। और अभी वहां पर अगर आप उसका नक्शा देखेंगे तो एक एक पॉइंट ऐसे चिन्हित है, और हर पॉइंट के नीचे आप ये मान के चलिए एक एक पॉइंट के नीचे 150-150, 200 लोगों की लाश वहां पर नीचे दफन है। ये जो हार्ट आइलैंड है, यहाँ पर ऐसे मान के चला गया कि शुरुआती दिनों से लेकर अब तक, अगर 20वीं सदी से लेकर और अब तक की बात करें, तो बुरे लोगों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल होता रहा, जिसको सरकारें, जिसको वहाँ की डोमिनेंट सोसाइटी जिसको बुरा मानती थी। मसलन वहाँ पर शुरुआती दिनों में जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के पेशेंट हैं, उनके लिए शेल्टर होम खोला गया, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई। इसी तरह जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, नशे के जो शिकार होते हैं, उनका वहाँ पर शेल्टर होम खोला गया। उसी तरह जो बेघर लोग हैं, उनका वहाँ पर शेल्टर होम खोला गया। मानसिक रोगियों के लिए वहाँ पर शेल्टर होम खोला गया। और तो और जब सिविलियन वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, जब वहाँ पर डोमिनेंट सोसाइटी, वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, खास करके जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनाने की भी शुरुआत हुई। अलग बात है कि पार्क नहीं बन पाया, लेकिन तब जो फौज में भर्ती ब्लैक्स थे, उनकी ट्रेनिंग इसी आइलैंड पे होती थी। तो ये आइलैंड पे अभी जो सामूहिक कब्रिस्तान की बात है, वो इसलिए भी अभी माना जा रहा है कि ये सिलसिला और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार अभी मान रही है, जो व्हाइट हाउस में जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स बना, उस टास्क फोर्स में से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे डॉक्टर एंथनी फॉकी, ये इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बयान दिया। बाद में सरकारी रिलीज भी उन्होंने कुछ चंद दिनों बाद जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 से अमेरिका में 1 से 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। लिहाजा यही एकमात्र तरीका बचा है कि लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रगाह का निर्माण हो। और ऐसा कब्रगाह अगर आप देखेंगे तो सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में नहीं बन रहे हैं, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में इसी तरह की कब्रगाह की तस्वीरें वायरल हो रही है। सबसे पहले इस तरह की कब्रगाह की तस्वीरें ईरान से वायरल हुई थी, जब वॉशिंगटन पोस्ट ने उसके बारे में लिखा, जब अपना हेडलाइन बनाई, वॉशिंगटन फ्लाइट से खींची गई तस्वीर थी। और पता चला, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो बड़े स्केल पे वो कब्रगाह की खुदाई हुई, और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ये इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से वो दिख रहा है। जो ईरान का कूम शहर है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले सामने आए, और एक के बाद एक वहां पर कूम शहर, जो पवित्र शहर माना जाता है ईरान का, शुरुआती चंद दिनों में ही 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, और धीरे धीरे मरने वालों की तादाद 100, 200, फिर उससे ज्यादा बढ़ने लगे। तो वहां पर इसी तरह सामूहिक कब्रगाह में लोगों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ। 12 अप्रैल को डेली मेल, ब्रिटेन का एक अखबार है, 12 अप्रैल को उसने खबर छापी कि ब्रिटेन में जो बॉडी बैग होता है, आमतौर पे जब अस्पतालों में लोगों की मौत होती है तो उसको बॉडी बैग में, जो बेसिकली प्लास्टिक का बना हुआ बैग होता है, उसमें लपेटा जाता है और जिप करके बंद किया जाता है। उसके बाद ही उनको फ्यूनरल के लिए ये, या फिर बाकी जो अंतिम संस्कार होता है, जिस भी तरीके का होता है, चाहे उनको जलाना हो चाहे दफनाना हो, उसके लिए वो भेजा जाता है। 12 अप्रैल को डेली मेल ने खबर छापी कि लंदन के अस्पतालों में और लंदन के प्रशासन के बीच में बॉडी बैग का इतना अभाव हो गया है कि अब अस्पताल वहां पर जिस बेड पर मरीज सो रहे हैं, उसी बेड के चादरों में लपेटकर अब लाश को बाहर भेज रहे हैं। तो हालात लंदन में बहुत विकराल होने लगे। बार बार ये कहा गया कि वहां पर जो किट है, मेडिकल किट की जो तो संख्या घटी रही है, बल्कि बॉडी बैग की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से लेकर तमाम ऐसे शोध हो चुके हैं। तो उसके बाद जो ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे सरकार ने क्या तैयारी की, और मैं बताऊंगा ब्रिटेन में और अमेरिका में क्या बुनियादी फर्क है। मैं पहले यही बता दूं आपको कि आमतौर पे ब्रिटेन में जो अंतिम संस्कार का मामला होता है, उसमें ब्रिटेन में जलाने की परंपरा ज्यादा है। बाकी अगर मुल्कों में, अगर अमेरिका से तुलना करेंगे तो अमेरिका में दफनाने की परंपरा है क्रिश्चियंस में, लेकिन ब्रिटेन में अगर आप रेशियो देखेंगे तो 10 में से 8 लोगों को जलाया जाता है, और 20% लोग, जैसे उसमें खास करके जो मुस्लिम्स हैं, ज्यूज हैं यानी यहूदी हैं, वो दफनाना पसंद करते हैं ट्रेडिशनली तौर पर, धार्मिक तौर पर। तो ऐसे लोगों को जनरली दफनाया जाता है। और वहाँ के जो ब्रिटिश सोसाइटी में जो शुरुआती परंपरा है अब तक, उसमें हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वो जलाना पसंद करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो कब्रगाह का जो मास स्केल, जिस तरह न्यूयॉर्क में बात कर रहा था, तो वो स्केल अभी लंदन में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो मुर्दा घर है, वहाँ पर जगहें कम पड़ने लगी है। और इस वजह से सरकार ने भी बर्मिंघम एयरपोर्ट के भीतर ही वहां पर बड़े स्तर पर 12,000 मुर्दों को, शव को रखने के लिए
एक टेम्परेरी मुर्दा घर बनाया है। और ये सिर्फ बर्मिंघम एयरपोर्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ग्लासगो एयरपोर्ट पे भी इसी तरह का एक बनाया गया है शेल्टर। और वो वहाँ पर एक गोदाम है, बड़ा सा गोदाम, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो शवों को रखने के लिए एक मुर्दा घर बनाया गया है कि बाद में जो भी अस्पताल में जो मौत हो रही है, चूंकि अस्पताल के मुर्दा घर में उतनी जगह बची नहीं है, वहाँ से उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैंने बर्मिंघम की बात कही, ग्लासगो की बात कही, इसी तरह साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे, जिस तरह बर्मिंघम एयरपोर्ट पे 12,000 लाश को रखने की एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, उसी तरह साउथहैम्पटन में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और ये जगह जगह, अगर मैंने बताया कि वहाँ पर 80% लोग का क्रिमेशन होता है, जलाया जाता है, इसके बावजूद जिन लोगों को दफनाया जाता है उनके लिए भी जगह वहाँ पर कम पड़ रही है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी लंदन में ग्राउंड है और उस ग्राउंड का नाम है गार्डन ऑफ पीस। वहां पे 1 अप्रैल को एक नोटिस चिपकाया बाहर में, उस गार्डन के बाहर में, वहां का एक हिस्सा कब्रिस्तान है जो 2 प्राइवेट ओनर्स उसको चलाते हैं। और उस कब्रिस्तान के बाहर में एक नोटिस चिपकाया गया कि अब यहाँ पर लाशों के लिए अलग से जगह नहीं बची है, यहाँ पर किसी को भी अलग कब्र नसीब नहीं होने वाला है, पहले से बहुत ज्यादा बैकलॉग है। इसलिए अगर आप अपने परिजनों को यहाँ पर दफनाने के लिए लाते हैं तो उनको सामूहिक कब्रिस्तान में ही, सामूहिक कब्रगाह में ही उनको दफनाया जाएगा। तो इस तरह देखें तो इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पर जलाने की परंपरा है, आमतौर पर जो इलेक्ट्रिक जो शवदाह होते हैं वहाँ पर दफनाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन उसके बावजूद जो कम संख्या में दफनाने की बात है, उतनी संख्या को भी वहाँ की जो कब्रिस्तान है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। वहाँ पर भी उसी तरह का बैकलॉग सामने था जो ईरान के कुम शहर का मैंने एग्जांपल दिया, उस शहर में सामने आया था। जो डेटा बता रहा है कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, ये जो पहला हफ्ता गुजरा है अप्रैल का, उसकी तुलना अगर 2019 के अप्रैल के पहले हफ्ते से करें तो वहां पर सिर्फ लंदन में मरने वालों की तादाद में 160% की बढ़ोतरी हुई है। और वो उस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस ही है। तो जैसे लंदन में आमतौर पे, जैसे दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिर लॉकडाउन, इस तरह के जब नियम सरकार ने बनाए तो उसके बाद जो शादी ब्याह है उस पर तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन फ्यूनरल पे पाबंदी कोई कैसे लगाए? कोई भी सरकार फ्यूनरल पे पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन इसके बावजूद जो फ्यूनरल के पारंपरिक तौर तरीके थे वो काफ़ी बदल गए। ज़्यादातर देशों में अब ये जैसे नियम बन गया, भारत में भी नियम है, बाकी देशों में भी नियम है कि उसमें मास प्रोसेशन नहीं हो सकता, ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। जो इमीडिएट परिजन है, जो करीबी परिजन है, वही शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन में, न्यूयॉर्क में ये कहा गया है कि जो सिंगल पर्सन है, सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स, जिनके कोई इमीडिएट बहुत ज़्यादा लोग नहीं है उनके आसपास, उनके परिचित लोग, उनके दोस्त लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो जो लाश है उसको छू नहीं सकते, उनको चूम नहीं सकते। जब आप अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो एक दूसरे से गले मिल के रो नहीं सकते। एक दूसरे से गले वही मिलेंगे जो एक ही घर के नीचे रहते हैं। इसके अलावा बाकी जितने लोग आए, तो एक तरह से जो पूरी अब तक की जो ट्रेडिशनल तौर तरीके थे, जो उसमें भावुकता का एक पूरा क्षण होता है, वो सारे क्षण बदल गए, वो सारे तौर तरीके बदल गए। और ये भी बताया, जैसे न्यूयॉर्क का मैंने एग्जांपल दिया कि वहाँ पर लगभग एक व्यक्ति के फ्यूनरल में, एक व्यक्ति के जो उनको दफनाने का जो पूरा सिलसिला होता है उसमें $8,000 का खर्च आता है। लगभग इसी तरह का खर्च अगर ब्रिटेन में कैलकुलेट जो किया गया है, द गार्डियन ने किया है, उसमें अलग अलग तरह का स्केल है। कहीं पर $1,900 से लेकर तमाम उससे ज़्यादा उसमें अलग अलग स्केल दिया गया है कि अगर आप जो आखिरी राख होती है वो राख अगर मंगवाते हैं उसका रेट अलग है। तो तरह तरह के रेट हैं। तो उन रेटों के बाद हो क्या रहा है वहाँ पर कि वहाँ पर भी स्टेट फ्यूनरल को लोग मंजूरी दे रहे हैं और अपने तरीके से, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी दुनिया के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन के चलते वो गहराता जा रहा है, तो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी लोग सौंप दे रहे हैं कि आप हमारे परिजन का अंतिम संस्कार आप ही कीजिए। तो अभी लंदन में जिस तरह न्यूयॉर्क में मेयर ने बयान दिया, उसी तरह लंदन के मेयर ने भी बयान दिया, लंदन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बयान दिया, ब्रिटिश सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बयान दिया कि अभी वहाँ पर सामूहिक कब्रगाह की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, सामूहिक क्रिमेशन साइट की उस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटेन की कैपेसिटी है, जो आंकड़ा सरकार ने दिया है,
सरकार ने कहा है कि वहां पर 300 से ज्यादा जो शवदाह है वो मौजूद है और वहां पर प्रति हफ्ते 25,000 से ज्यादा लोगों को जलाने की व्यवस्था सरकार के जो अलग अलग शवदाह है वहां पर मौजूद है। तो एक तरह से इतने ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, इतने बड़े स्केल पे हो रही है कि अब सरकारों को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि सामूहिक कब्रगाह, सामूहिक शवदाह गृह, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दुनिया के तमाम मुल्कों में सरकारें पहले से इस तरह की व्यवस्था कर रही है। जैसे मैं यूक्रेन का एग्जाम्पल देता हूँ। यूक्रेन का एक शहर है डिनिप्रो, वहां पे वहां के मेयर की आलोचना भी हुई। कई लोगों ने कहा कि आप नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, पहले से आप इस तरह के कब्रगाह की व्यवस्था कर रहे हैं। जो डिनिप्रो शहर के मेयर ने वहां पर ऑलरेडी, जब वहां पर कोरोना वायरस के कुछ 100 मामले ही सामने आए थे, तो जंगल की तरफ से जो सटे हुए इलाके थे वहां पर लगभग 100 नए प्लॉटों की पहचान की, 100 नए प्लॉट्स तलाशे और वहां पर 600 से ज्यादा इस तरह की कब्र की खुदाई करवाई, पहचान करवाई, और ताकि वहां पर अगर ताबूत को ले जाके अगर कोरोना वायरस के चलते किसी की डेथ होती है तो 2000 ऐसे लोगों की को दफनाने के लिए सरकार ने पहले से तैयारी कर ली। तो जिस स्केल में कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस तरह कई लोग ये मजाक भी बना रहे हैं इतने सेंसिटिव इशू को कि ये बहुत मामूली वायरस है और इससे कुछ नहीं होने वाला, तो उसको ये जो मामला है, जो लोगों की मौत के बाद ये जो दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, क्रिमेशन के लिए क्रिमेटोरी कम पड़ रही है, तो उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो हालात बता रहे हैं कि ये मामला कोई गंभीर, ये कोई नॉन सीरियस मामला नहीं है, बहुत सीरियस मामला है। और इसको लेकर ये अलग बात है कि कई सारे जो गाइडलाइन जारी की गई है, चाहे वो भारत सरकार की गाइडलाइन हो या WHO की गाइडलाइन हो, उसमें शुरुआती दिनों में अगर फरवरी की बात करें या मार्च फर्स्ट वीक की बात करें तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक तरह से गच्चा भी खाया। WHO भी कई बार इस तरह के मामलों में जो वैज्ञानिकों के शोध है उसको इंडोर्स करते हुए गच्चा खा चुका है और कई मामलों में WHO गच्चा खा चुका है। 24 मार्च को WHO ने गाइडलाइन जारी की जिसमें WHO ने कहा कि जो मृत व्यक्ति है, मृत शरीर है, लाश है, उससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा के बावजूद क्या करें क्या ना करें कि जो एक गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन में WHO ने यह भी कहा कि क्या करें और क्या ना करें। उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन की बात की गई। वो प्रिकॉशन अभी भी वही प्रिकॉशन अपनाए जा रहे हैं कि आप लाश को ना छुएं, आप लाश के पास ना जाएं, एक दूसरे से दूरी बना के रहें, 2 मीटर की दूरी को मेंटेन करें। दो लोग, जितने लोग अगर वहां पर मौजूद हैं वो कम से कम 2 मीटर की दूरी पे खड़े रहें। इसी तरह भारत सरकार ने भी 15 मार्च को गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कैसे दफनाया जाए, कैसे जलाया जाए, अंतिम संस्कार कैसे करें, इसको लेकर गाइडलाइन जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की थी। लेकिन जब शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये लग रहा था कि व्यक्ति अगर कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते एक बार किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस लाश से कोरोना वायरस नहीं फैलता, यह भ्रम टूट गया। यह भ्रम टूटा थाईलैंड में पहला मामला आया। जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम या फिर बाद में जब वो पता करते हैं कि किस वजह से मौत हुई, तो थाईलैंड में एक ऐसे ही मेडिकल एग्जामिनर को एक लाश से कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। उसके बाद इस पर व्यापक रिसर्च हुआ और रिसर्च के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद लाश से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलता। तो उसके बाद से ये जो सिलसिला है, जो ये 12-13 मार्च की घटना है, जब ये पहली बार रिसर्च पेपर छप के सामने आया दुनिया के सामने, ये पहला मामला था पूरी दुनिया में जब ये साबित हुआ। ये मामला थाईलैंड का था कि मरने के बाद लाश से भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। तो उसके बाद दुनिया भर की सरकारें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सचेत हो गई और अभी जो अंतिम संस्कार का मामला उसमें बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोग अपने परिजनों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके भीतर इस बात का डर बैठ गया है अगर हम जाएंगे तो हमें भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल जाएगा। अभी ताज़ा तस्वीर ब्राजील की वायरल हुई है, ब्राजील के साओ पोलो में, और एक शहर है मोनासो, उस शहर का एक इसी तरह का जो मास ग्रेवयार्ड है, वहां पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें 3 लोग एक सामूहिक कब्र की खुदाई कर रहे हैं। एक बड़ा सा ग्राउंड है, बड़ा सा कब्रिस्तान है, वहां पर वो खुदाई कर रहे हैं ताकि वहां पर जो रोजाना अब 100 से ज्यादा लोगों की साओ पोलो में मौत हो रही है, उनके लिए फिर वही कहानी है जो न्यूयॉर्क में मैंने बताई,
वही कहानी रिपीट होगी कि उनके लिए जगह कम पड़ गई है। लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ी बात मैं आपको आखिर में बताऊं कि जिस तरह डॉक्टरों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए किट की कमी का हवाला दिया जा रहा है और ये बार बार बताया जा रहा है कि जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए किस तरह हजमत सूट का या मास्क का या और भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आँख को ढकने वाले जो मशीनें होती है, जो मास्क होता है, उन सब की जो कमी फैली है, उसको लेकर तो दुनिया भर के अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही है। लेकिन जो कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग हैं, जो इस तरह की लाशों को जो कब्र खोदते हैं, जो दफनाते हैं, जो जलाते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, अब इनकी कहानियां भी सामने आनी शुरू हुई है, लेकिन इनको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। जैसे मैं ब्राज़ील का ही एग्जांपल दूं, वहाँ के कब्रिस्तान में काम करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि पहले जो काम 3 लोग 4 लोग मिल के करते थे, अब वो काम अकेला उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास वही मेडिकल किट नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। और ऐसे लोगों को मेडिकल किट या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होता है, उसकी कमी को लेकर सरकारों का रवैया देखें या फिर अगर मीडिया का भी नजरिया देखें, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा का कितना ख्याल रखा जा रहा है, उसके पास सेफ्टी मेजर्स कितने हैं, इसका बहुत ज़्यादा इन बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि कई सारे जो, अगर आप कब्रिस्तानों की कहानी आप अभी पढ़ेंगे, दुनिया भर की कब्रिस्तानों की कहानी, तो हर जगह से एक बात कॉमन है और वहाँ पे काम करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, ना उनको इतना वो रिस्क उठा के इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ना सरकार इसके लिए जो इंसेंटिव मिलना चाहिए इन लोगों को, ना वो इंसेंटिव दे रही है, ना ही जो सेफ्टी मेजर्स के लिए जो किट चाहिए होती है, जो उनको मास्क से लेकर और तमाम जो शरीर को ढकने के लिए किट की ज़रूरत होती है, ना उन किट की सप्लाई सही तरीके से हो रही है। तो ये पूरा मामला है जिस मामले को लेकर मैं आज ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोरोना वायरस के दौर में जिस स्केल में मौत हो रही है, उसके बाद मरने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मरने के बाद ना सरकारों की मुश्किलें कम हो रही है, ना परिजनों की मुश्किल कम हो रही है, ना जो खुद जो जिनकी मौत हो गई वो तो दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उसके बाद जो शरीर बच गया है, उस शरीर को लेकर सरकार या फिर उनके परिजन या जो भी संबंधित अधिकारी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनी रहती कि इनको कैसे इनको कैसे दफनाया जाए, या फिर जो पुरानी परंपरा रही, जैसे प्रेयर, जो धार्मिक लोग हैं प्रेयर्स करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, उन रिचुअल्स का ड्यूरेशन, उन रिचुअल के तौर तरीके, वो सब भी कम पड़ गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको आज पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत एक तरह की मार्मिक कहानी है, एक मार्मिक इशू है कि किस तरह दुनिया भर में मरने के बाद भी लोगों को ना ज़मीन नसीब हो रही है, ना ही उनके साथ इज्जत से प्रशासन या लोग पेश आ रहे हैं, बल्कि कई बार धुतकारी हुई नज़रों से लोग उस शरीर को देख रहे हैं, उस लाश को देख रहे हैं। तो आखिर में एक बात और कि आप लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें 1 मिनट में बना के भेजिए। मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको बताने वाला हूं, उस नंबर पे वो वीडियो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9003074655। नमस्कार।